बनते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन बनता है हमेशा बनाए, फिर आपका लास्ट में मॉडल बताएंगे। 2W में आपका क्या परिभाषित किया गया है? तो 2W में वारंट मैटर या वारंट 2W में समन मामले को परिभाषित किया गया है। यानी कि पहला क्वेश्चन ये याद रखिए कि 2W में समन मैटर को डिफाइन किया गया है। अब यूपी आपका जे और एपीओ में ये क्वेश्चन बना है कि समन मामला कौन होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि समन मामला कौन होगा, तो पहला आपका जो होना चाहिए, जो बेयर एक्ट की भाषा दी गई है वो देखिएगा। यहाँ तो मॉडल बनते हैं। बेयर एक्ट की भाषा क्या दी गई है? ऐसा मामला जो अपराध से संबंधित हो और जो वारंट मामला न हो, वारंट मामला न हो। एक और मॉडल यहाँ बन सकता है, वह ये बन सकता है कि समन को कहाँ परिभाषित किया गया है। जो यूपी ने जैसा मॉडल बनाया उस हिसाब से कि समन को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा समन को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि किसे परिभाषित किया गया है? समन मामले। ये भी सतर्क रहना है, ये छोटी छोटी गलतियां ज्यादा होती है। अब समन मामला की परिभाषा नकारात्मक दी गई है कि सकारात्मक या दोनों, तो सकारात्मक न मारकर क्या मारना पड़ेगा? निगेटिव। यानी कि जो वारंट मामला न हो वही मामला समन मामला माना जाए। अब यहाँ आपका सतर्क देखिए कैसे रहना है। यूपीएफओ ने कैसे मॉडल बनाया कि समन मामला कौन है, और 4 ऑप्शन दिया। एक ऑप्शन आपकी सजा पर रहेगा, यानी कि दंड के आधार पर, लेकिन सबसे पहले आपको बेयर एक्ट की भाषा खोजनी है और यही शब्द खोजिएगा ऑप्शन में 4 कि जो वारंट मामला न हो। अगर ये शब्द न रहे उसके बाद नियम अलग चलेगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो वारंट मामले नहीं होंगे उसी को समन मामला कहा जाएगा। तो समन मामले को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले वारंट मामला जाना जाए। तो वारंट मामले की परिभाषा कहाँ दी गई है? 2X। तो वारंट मामला कौन होगा, ये अच्छे से तैयार रखना है। ऐसा अपराध जिसमें दंड मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास हो या 2 वर्ष से अधिक का कारावास। 2 वर्ष से क्या अधिक का कारावास, चाहे जुर्माना रहित या सहित। फिर रट डालिएगा। ऐसे अपराध जिसमें दंड मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास, धारा 2X में उसे वारंट मामला माना जाए। अब समस्या ये आई कि इस आधार पर हम समन मामले को निकालेंगे, यानी कि जो मामला इस दंड में नहीं आता वही मामला कौन कहलाएगा? समन। तो यही क्वेश्चन आपका गलत होता है। देखिए आपका पहला वारंट मामले में कैसे क्वेश्चन बनता है। जो ये 2 वर्ष वाला नियम है, 4 ऑप्शन आपको देगा और देखिए कैसे आपका यूपी में भरमाया गया है। निम्नलिखित में से कौन वारंट मामला है, ये पूछा। पहला ऑप्शन दे देगा ऐसा अपराध जिसमें की का दंड मृत्यु दंड या आजीवन कारावास हो। दूसरा ऑप्शन दे देगा ऐसा अपराध जिसमें दंड मृत्यु दंड हो। तीसरा दे देगा ऐसा अपराध जिसमें दंड मृत्यु दंड आजीवन कारावास या 2 वर्ष तक का कारावास हो। और चौथा ऑप्शन ऐसा अपराध जिसमें दंड मृत्यु दंड आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास। तो जो तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इसी में लोग गलत करके आते हैं। 2 वर्ष तक नहीं बल्कि 2 वर्ष से क्या, ये पॉइंट देखिएगा
यानी कि 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय मामलों को सीआरपीसी वारंट मैटर या वारंट मामला बताती है। तो इस आधार पर अब समन मामला आप निकालिए कि समन मामला कौन होगा। तो ऐसा अपराध जिसमें 2 वर्ष का एकोरेट दंड हो या 2 वर्ष से कम का दंड हो या दंड केवल किसका हो, रट डालिएगा। ऐसा अपराध जिसमें सजा 2 वर्ष हो या 2 वर्ष से कम की हो या केवल और केवल फाइन या जुर्माना हो, ऐसे अपराधों को धारा 2W में आपका समन मामला कहा जाए। अब जो क्वेश्चन बनता है आपका ये मॉडल फिर बैक को ये समन पर कि समन मामला कौन है और 2 ऑप्शन आपको देगा। पहला देगा जो वारंट मामला न हो और दूसरा ऑप्शन दे देगा ऐसा अपराध जिसमें दंड 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम हो। देखिए आपका एक सजा वाला ऑप्शन दिया और एक बेयर एक्ट की भाषा दिया, तो किसको वरीयता देंगे बताइए। हाँ, बेयर एक्ट की भाषा जैसे कॉन्ट्रैक्ट में पूछा जाता है आपका एक पक्षीय भूल का प्रभाव धारा 22 से पूछा जाता है। तो फिर मैं बता दूं, जब भी ऑप्शन आप खोजिए एक नियम बना लीजिए, तो पढ़ाने वाला दिमाग नहीं और कॉन्सेप्ट वाला। सबसे पहले आपको किसी भी ऑप्शन में बेयर एक्ट की भाषा खोजनी है। अगर बेयर एक्ट की भाषा न मिले तब उसके बाद भी मैं नियम बता रहा हूँ, उसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको क्वेश्चन करना है। तो अगर ये न दिया रहे कि जो वारंट मामला न हो तब आप दंड देखिएगा और ये देखिएगा कि ऐसा अपराध का कौन सा ऑप्शन है जिसमें सजा 2 साल या 2 साल से कम या केवल जुर्माना है, वही समन मामला माना जाए। अब मॉडल देखिए कैसे चेंज किया है एक बार यूपीएफयू। निम्नलिखित में से कौन समन मामला है और सिवाय करके दिया है। सिवाय सबसे खतरनाक शब्द, सिवाय मैंने छोड़कर। तो एक लाइन पर देखिएगा ऐसा अपराध जिसमें मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्षों से अधिक के कारावास के सिवाय, सिवाय मतलब कि इनको क्या करिए सिवाय अन्य कारावास का दंड हो। सिवाय का मतलब कि इसको क्या कर दिया गया तो यही सिवाय आए तो 2 वर्ष से अधिक के सिवाय वाला देखिएगा। 3 मॉडल से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। आइए समन मामलों को आगे बढ़ाया जाए। समन मामलों में न्यायालय समन जारी करता है, यानी कि कॉल लेटर समन 2 प्रतियों में जारी होता है। समन पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता और जो समन जारी होता है वह सीआरपीसी की धारा 204 के तहत जारी होता है। कौन सी धारा के तहत? समन के बारे में विस्तृत प्रावधान धारा 61 से लेकर 69 तक में दिया गया है। अब फिर आईपीसी से क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बताया गया था कि निम्नलिखित में से कौन दंडनीय नहीं है। तो समन लेने से इनकार करना दंडनीय नहीं, लेकिन समन रिसीव न हो फरार हो गए, समन ले लिए आए ही नहीं, समन चस्पा किया गया फाड़ दिए, ये सब दंडनीय है। तो कौन दंडनीय नहीं आईपीसी में वो दिमाग में बैठाना है, और कौन दंडनीय नहीं है इसको जरूर याद रखें। समन लेने से क्या करना इनकार। अगर समन ले लिया और आया नहीं, यानी कि प्रेम से मिलाया गया आया नहीं, तो न्यायालय के पास एक उपाय है कि समन के बदले या समन के अतिरिक्त सीआरपीसी की धारा 87 के तहत वह क्या जारी करे, गिरफ्तारी का वारंट। फिर एक बार याद रखिए, भी खूब पूछा जाता है किस धारा के तहत समन के बदले या समन के अतिरिक्त गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन बने तो सेक्शन याद करके जाइएगा, कौन सा 87।
अब ये आपका समन रहा, समन मामला। अब वारंट मामला देखा जाए, परिभाषा बता दी गई है। वारंट मामला गंभीर मामला होता है जिसमें दंड आपका 2 वर्ष से अधिक का हो, उसी को कौन सा मामला कहा गया है? वारंट एक प्रति में जारी होता है, सामान्यतः पुलिस अधिकारी के नाम जारी होता है। पुलिस अधिकारी को न्यायालय आदेशित करता है कि वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करिए। ऐसी दशा में आपका वारंट 2 प्रकार का होता है। एक जमा गिरफ्तारी का वारंट 2 प्रकार का पूछ सकता है, एक बेलेबुल वारंट और एक नॉन बेलेबुल वारंट, यानी कि एक जमानती वारंट और दूसरा गैर जमानती या अजमानती वारंट। फिर सेक्शन पूछा जाता है कि जमानती वारंट का प्रावधान की धारा में 71 में है और गैर जमानती या अजमानती तो जो भी गिरफ्तारी के वारंट धारा 71 से कहाँ जाएंगे? बाहर। वे कौन से वारंट कहलाएंगे? तो गिरफ्तार माने गिरफ्तारी का अजमानती वारंट। तो बेलेबुल वारंट या BW पूछ सकता है, कहाँ दिया गया है? CRPC में 71 भाई रटे रहे, किसमें? 71 बताया जाएगा। इसके बाद अगली परिभाषा, जो वारंट जारी हो, वारंट मामलों में सामान्यतः धारा 204 के तहत न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है। लेकिन फिर एक बार समस्या बैठ होना है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या न्यायालय वारंट मामलों में समन जारी कर सकता है? तो आपका जवाब रहेगा कर सकता है, धारा 204(1)(b। तो एक साथ आपको 4 धाराएं अलग से लिखिए भाई, 4 पॉइंट अलग से लिखना है। एक क्वेश्चन यहाँ समझता है। पहला धारा 87 लिखना है, अभी हम लिखवा दे रहे हैं। उसके बाद CRPC की धारा 204(1)(b लिखना है। फिर आपका CRPC की धारा 259 लिखना है और फिर CRPC की धारा 260 का क्लास 2 लिखना है। यानी कि इन चारों धाराओं को एक साथ लिखा जाता है। लिखिए एक करके लिखिए भाई। पहले लिखिए CRPC की धारा 87, अच्छे से तैयार रखिएगा, एक क्वेश्चन चांस रहता है यहाँ से। समन के बदले या अतिरिक्त गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाना, रट कर जाइएगा सेक्शन चारों। सब 87 लिखवाया जा रहा है। समन के बदले या अतिरिक्त गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाना। सर 204(1)(a है, बी में तो वारंट के बदले समन, तो वारंट के बदले समन लिखवाना है ना। समन के बदले वारंट 87 लिखवाया जा रहा है, 87 लिखवाया जा रहा है भाई। समन के बदले या अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना, ये 87 में है, 204 नहीं। किसमें है? 87। अगला लिखिए भाई, धारा 204(1)(b, धारा 204(1)(b क्लास पर लीजिएगा। वारंट मामलों में समन जारी किया जाना। वारंट मामलों में समन जारी किया जाना, यानी कि वारंट न जारी करके क्या न्यायालय का विवेकाधिकार है, क्या जारी कर सकता है समन? ये कहाँ दिया गया है? 204(1)(b, ये याद रखना। ये जो 2 धाराएं आपका आगे हमने लिखवाया, यहाँ न तो समन के बदले वारंट जारी होगा और न ही वारंट के बदले समन, लेकिन यहाँ जो ट्रायल की प्रक्रिया होती है, विचारण की प्रक्रिया होती है, वह कन्वर्ट की जाती है, वह परिवर्तित की जाती है। समन के बदले वारंट न मार दीजिएगा। यहाँ विचारण की प्रक्रिया कन्वर्ट की जाती है और ये क्वेश्चन UPJ और APO में 5-6 बार आ चुका है।
कि समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया को वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया में किस धारा के तहत परिवर्तित किया जा सकता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा 259। और इसमें लिखिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है कि कितने से कम सजा न हो, तो आपका ये किया जा सकता है। एक बार देखिए तो 6 माह का देखें कि अधिक है कि 6 माह की 6 माह। एक बार देखिए तो देखिए आपका अगर उस समन मामले में दंड 6 माह से अधिक, यहाँ भी क्वेश्चन गलत होता है, कंफ्यूज रहता है थोड़ा। आपका 6 माह का दंड दे देगा, 6 माह से अधिक का दे देगा, 6 माह से कम का दे देगा और 1 वर्ष से अधिक। यहाँ ज्यादा गलती होती है, रट कर जाना है। दंड कितने से अधिक हो तो मैंने ट्रायल कोड चेंज किया जा सकता है, 6 माह नहीं बल्कि 6 माह से क्या मारेंगे फिर इसको एक बार बताया जा रहा है। आपका कंफ्यूजन यहाँ ज्यादा होता है। दंड की मात्रा अगर उस मामले में 6 माह से अधिक हो, मामला समन मामला हो और न्यायहित मजिस्ट्रेट को लगे इस मामले का ट्रायल वारंट मामलों के प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो ऐसी दशा में कारण दिखाकर मजिस्ट्रेट ट्रायल को चेंज कर सकता है और समन मामले के विचारों को किसमें कन्वर्ट कर सकता है, वारंट मामलों के विचार। लिखिए यहाँ लिखवा जाएगा 60 में, लिखिए समन मामले के विचारण को 259 में लिखेगा। समन मामले के विचारण को वारंट समन मामले के विचारण को वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया में परिवर्तित करना। वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया में परिवर्तित करना, चेंज करना, लेकिन दंड 6 माह से अधिक हो। ये जरूर याद रखिएगा, सजा वाला बहुत पूछा जाता है, लेकिन दंड क्या हो 6 माह से अधिक। 6 माह नहीं, ये गलती ज्यादा होता है, 6 माह से अधिक। फिर एक बार बताया जा रहा है कि गलत ज्यादा लोग करते हैं। इसके बाद आ जाइए, इसी के साथ कोरिलेट करके एक और सेक्शन पढ़ना है 260 का क्लास 2। इसमें लिखिए भाई संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को समन या वारंट मामले की प्रक्रिया में चेंज किया जाता है। दोनों लिखवाया जा रहा है। समन या वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया में परिवर्तित किया जा सकता है। भाई पूछ सकता है, एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कहीं बना नहीं है। आपका फायदा यही होगा कि 4 क्वेश्चन एक साथ बताया गया, पूछ सकता है, कहीं बना नहीं है और नजर भी आपका यहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि 260 वन पढ़ के लोग क्या करते हैं 262, तो 266 का क्लास 2 जरूर याद रखिए, फिर बता दिया जाए। आगे देखा जाए भाई, आपका एक परिभाषा और इसमें महत्वपूर्ण बची है, अभी उत्तराखंड जे में इस बार बना भी था 2WA। अब देखिए क्या दिया था, उत्तराखंड उस मॉडल से भी हमें चलना है 2WA। अब ये पूछा था उत्तराखंड, यहाँ पीड़ित या बिहार पीड़ित नहीं लिखेगा, बिहार आहत लिखता है, बिहार पीड़ित नहीं लिखेगा। वहाँ क्या लिखता है
आहत की परिभाषा कहाँ दी गई? तो आहत मतलब पीड़ित, लेकिन इंग्लिश वर्जन एक है विक्टिम। इंग्लिश वर्जन एक ही है विक्टिम। अब देखिए आपका थोड़ा मॉडल देखा जाए भाई। पहले मॉडल पर उत्तराखंड ने जो क्वेश्चन आपका बनाया था वो ये बनाया था कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, ये बनाया। उसमें 4 ऑप्शन दिया और पीड़ित की भी परिभाषा दिया, लेकिन एक छोड़ दिया। और क्या केवल दिया था 2W। तो 2W में किसको परिभाषित किया गया है? समन मामलों को। और पीड़ित की परिभाषा कहाँ दी गई है? 2W ए में। अतः ये ऑप्शन क्या है गलत, क्योंकि 2W क्या हो? पीड़ित की परिभाषा। अब भाई आपका सामान्य क्वेश्चन बने तो बस इतना बन सकता है कि विक्टिम या आहत की परिभाषा किस में? तो 2WA। लेकिन एक बार MP अंदर जाकर बना दिया कि पीड़ित में कौन शामिल है। तो पीड़ित में कौन शामिल है, तो इसके लिए आपका 3 एंगल से पेरेंट पढ़ना है। देखिए, जिसे क्षति हुई है वह भी पीड़ित में शामिल है। ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति का जो वारिस होता है, यानी कि उत्तराधिकारी, यानी कि वह भी पीड़ित कहलाएगा। और ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति का जो संरक्षक होता है, यानी कि जो आपका गार्जियन होते हैं, वह भी क्षति बने पीड़ित कहलाएंगे। यानी कि विक्टिम शब्द की परिभाषा व्यापक है। पीड़ित में केवल जिसके प्रति अपराध किया गया है वही व्यक्ति शामिल नहीं किया गया है, बल्कि उनके वारिस का मतलब कि उनके उत्तराधिकारी पत्नी, माता, पिता माने पत्नी, पुत्र, पुत्री भी है। और उनके गार्जियन यानी कि माता, पिता, दादा, दादी, ये भी क्या माने जाएंगे? पीड़ित। अब इन याद रखिएगा, उपयुक्त सभी मानना है। और ज्यादा लोग क्या करते हैं, जो नहीं पढ़े रहते हैं, जिसको क्षति हुई है। एक नहीं मारना है, क्या मारना है? जिसको क्षति हुई है उसका विधिक, क्षतिग्रस्त व्यक्ति का क्या? विधिक वारिस, और उसका गार्जियन, और दे देगा अंतिम उपयुक्त सभी। तो क्या मारेंगे? उपयुक्त सभी। ये सभी लोग पीड़ित माने जाए। अब 2 धाराएं और पढ़ना है। अभी उत्तराखंड में बना था, झारखंड में भी बना था, और इसी के साथ 2 धाराएं जरूर रटे रहिए, 357 और 357A। अभी उत्तराखंड पिछली बार जे में 357 बनी थी। अब भाई सारे पेपर भी जब देखते रहे तेजी से, और जाकर ये भी देखिए कि सर बता रहे हैं जो लेटेस्ट क्या आया है कि नहीं। आपका कर्तव्य है आपका पीड़ितों को प्रतिकर, यानी कि जो 2WA में आहत हैं इनको कंपनसेशन दिलवाया जाता है। तो पीड़ितों को प्रतिकर या मुआवजा की धारा के तहत तो धारा 357। और एक क्वेश्चन और झारखंड ने मिलाने के लिए बनाया, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, पीड़ित प्रतिकर योजना या आहत प्रतिकर योजना। तो आहत प्रतिकर योजना कहाँ दी गई है? 357 है। आगे बताया जाएगा डिटेल में, अभी बस हेडिंग याद रखें। पीड़ितों को प्रतिकर की धारा में तो 357, और पीड़ित प्रतिकर योजना अलग से दे दे तो 357A। गलत ना हो, हल्का सा अंतर है, इसीलिए कंफ्यूज लोग होते हैं। इस प्रकार मुख्य परिभाषाएं समाप्त हो गई। अब आइए सेक्शन 3। आइए इधर आपका 40 धारा तक छोटी धाराएं आई, और बस फ्री के लिए आता है। और एक दो समस्यात्मक कभी काल तो फ्री के लिए कई तरीके से तैयार रखिए। सबसे पहले धारा 3 सेक्शन 3 में है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई, सतर्क रहना है। 2 ही लाइन में लिखवाऊंगा, 3 लाइन, और उसी में क्वेश्चन आ जाना चाहिए। देखिए आप क्या क्या करते। पहला, निर्देशों का अर्थ लगाना, यानी कि डायरेक्शन का अर्थ लगाना।
आपका कह सकते हैं कि कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 3। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धारा सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, तो धारा 3 लिखिए। धारा 3 में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। धारा 3 में सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत समाहित है। तुरंत नोट में है भी भाई, फिर भी एक दो लाइन लिखवाया जा रहा है। फिर आपका सेपरेशन ऑफ पावर पर पहले एक दो लाइन और हो जाए संविधान में भी, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह निचले स्तर से ही एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका से पृथक रखे। तो अनुच्छेद 50 देखिए, इसमें ऐड कर लेना है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करती है। आपका अनुच्छेद 50 लिख लीजिए, नोट में है। फिर आपका पूछा जाएगा, बिहार पूछा गया था जे में कि सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने। और मॉन्टेस्क्यू कहाँ का था, फ्रांस का। इस बार यानी कि एक क्वेश्चन मॉडल से आएगा, चांस है आपका जे में आ जाए चाहे एपीओ में, कोरिलेट का यही फायदा रहता है। चाहे 50 अनुच्छेद आ जाए और चाहे सीआरपीसी की कौन सी धारा 3, और चाहे आ जाए आपका तो जे में आता है प्रशासनिक विद में आया ही था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका क्या जवाब रहेगा, मॉन्टेस्क्यू। अगला देखिए भाई, अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन ये बनता है कि सीआरपीसी की कौन सी धारा आपका कह सकते हैं कि सीआरपीसी की का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य आपका धारा 3 में भी समाहित है, और वह उद्देश्य है या योजना है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या किया जाए, पृथक। लिखिए, यहाँ भी उद्देश्य दिया गया है, धारा 3 में पूछ सकता है। आपका लिख लीजिए कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या किया जाए, पृथक। तो जब पृथक किया जाए तो और क्या नियम है, अब नियम देखना। अभी पेरेंट शुरू नहीं हुआ, अभी तो पंचौरा हो रहा था ज्यादा। अब पेरेंट में आइए भाई, अगर कहीं सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट शब्द आता है, पहले समझिए दो लाइन तब लिखिएगा। अगर कहीं सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट शब्द का उल्लेख, तो धारा 3 ये कहती है कि उसका अर्थ लगाया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट। और अगर विधायिका का इरादा एग्जीक्यूटिव या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी धारा में रखना है, तो स्पष्ट रूप से उस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट का उल्लेख रहे। यानी कि धारा 3 सीआरपीसी की धारा 3 निचले स्तर से ही कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करती है, पृथक कर देती है, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेटों को क्या करती है, पृथक। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक कार्य करेंगे और न्यायिक मजिस्ट्रेट कैसा कार्य करेंगे, न्यायिक। तो कौन सी धारा है, 3, बहुत महत्वपूर्ण है, भले आप पढ़ते न हो, लेकिन जहाँ मजिस्ट्रेट शब्द आए निर्देश का क्या अर्थ लगाया जाएगा, कार्यपालक की न्यायिक। इसको नोट में लिखवाना नहीं है, जो लिखवाना था एक्स्ट्रा लिखवा दिया गया, लेकिन क्वेश्चन बनता है, इसमें भी शक नहीं। अगला देखिए भाई, आपका धारा 4। धारा 4 से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सीआरपीसी में जो प्रक्रिया दी गई है वह मुख्य रूप से किसके लिए है, यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या आईपीसी में
दिए गए अपराधों के लिए ही मुख्य रूप से सीआरपीसी लागू होती है। ये समाज में भी पूछा जा सकता है और कंपटीशन में भी। इक्कीस धारा में ये वर्णन है कि आईपीसी में जितने अपराध हैं उनके लिए प्रक्रिया आपका सीआरपीसी वाली ही चलेगी। तो एक लाइन में जवाब रहेगा कौन सी धारा? 4। यानी कि सीआरपीसी मुख्य रूप से किसके लिए बनी है? आईपीसी के। और भी है, ये नहीं कि केवल आईपीसी, लेकिन मुख्य रूप से। इसके बाद धारा 5 देखना है। यहाँ से भी सेविंग क्लाज है, यानी कि कोई स्पेशल लॉ बन गया, कोई लोकल लॉ बन गया, किसी न्यायालय को विशेष अधिकारिता दे दी गई और सीआरपीसी से उसका विरोधाभास है, तो ऐसी दशा में अब यहाँ एक क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में टकराव होता है तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? तो हमेशा स्पेशल, और एक टकराव बने करा दिया जाए। जैसे कि आपका एससी/एसटी एक्ट है, एससी/एसटी एक्ट क्या सेक्शन 18 हम देखते हैं 18, और इसी के साथ का सीआरपीसी की धारा कौन सा? 408। देखिए दोनों को भाई, एससी/एसटी एक्ट एक स्पेशल या विशेष विधि है, जबकि सीआरपीसी एक साधारण विधि है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमने नियम क्या बताया कि ये जो विशेष विधि में अगर स्पेशल नियम दिया गया है तो उस बारे में ये जनरल लॉ लागू नहीं होगा और ये विशेष नियम जनरल लॉ पर प्रिवेल करेगा। प्रिवेल करेगा मतलब अभिभावी हो। तो देखिए क्या कहा गया है एक उदाहरण से। एससी/एसटी एक्ट की धारा 18 कहती है कि सीआरपीसी की धारा 438 का नियम एससी/एसटी के प्रति अपराधों में लागू नहीं होगा, यानी कि अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। तो क्या सीआरपीसी में तो 438 में कहा गया है मिलेगी और एससी/एसटी एक्ट में कहा गया है नहीं मिलेगी। तो यही धारा 5 देखना है। धारा 5 कि अगर किसी अलग कानून बनाकर स्पेशल व्यवस्था की गई है तो उस बारे में सीआरपीसी वहां अप्लाई नहीं। ये याद रखिए, एससी/एसटी एक्ट लागू होगा, यानी कि सीआरपीसी की धारा 438 पर एससी/एसटी एक्ट की कौन सी धारा प्रिवेल करेगी, और आगे आपको मेंस में पढ़ा भी जाएगा। ये देखिए आपका, आइए अध्याय 2 चला जाए सीआरपीसी का। सीआरपीसी का अध्याय 2 6 से लेकर 25 तक है दंड न्यायालयों और उनके कार्यालयों का गठन। धारा 6 से लेकर कहाँ तक? 25। यहाँ से भी आपका प्री में 1 या 2 क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, और सेक्शन याद रखिएगा कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन बनता है पहले वो बता दिया जाए, और कौन कौन क्वेश्चन बना। देखिए भले पूरा सेक्शन इधर ना याद रखिए, लेकिन 7 कम से कम 6-7 सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे। पहला आपका धारा 6 अभी उत्तराखंड में बना था, फिर आपका धारा 9 अब एमपी में बना था, फिर आपका धारा 13, 18 और 21 देखना है, और फिर 24, 25 और 25 है, यानी एरिया पहले बना लिया जाए। आपका कम से कम 6-7 धाराएं एकदम अच्छे से तैयार हो कंपटीशन के लिए, भले बीच की धारा आपको ना आए। कौन कौन? 6 हुआ, 9 हुआ, 13, 18, 21, 24, 25 और 25। देखिए भाई, आपका दंड न्यायालयों का वर्ग और आपका दंड न्यायालयों का वर्ग दिया गया है, कार्यालयों का भी वर्ग दिया गया है। तो धारा 6 से लेकर 25 तक चैप्टर कौन चल रहा है? 2। धारा 6 से क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं, पहले मॉडल बनाया जाए 6-7। धारा 6 से देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि दंड न्यायालयों का वर्ग सीआरपीसी की धारा में दिया गया है। तो 6
पहला क्वेश्चन, धारा 6 के तहत कितने प्रकार के दंड न्यायालयों का उल्लेख किया गया है? तो क्रम गिन लीजिएगा, कितना प्रकार है धारा 6 में? 4। ये याद रखिए, कितने हैं? ये सब गलत ना हो। इसके बाद मॉडल आइए जो बनता है लगातार। भारत का सबसे बड़ा पनिशमेंट कोर्ट या दंड न्यायालय कौन है? ये बन चुका है। तो भारत का सबसे बड़ा दंड न्यायालय उच्चतम न्यायालय है और इसकी स्थापना CRPC के तहत न होकर हमारा संविधान करता है। और कौन सा अनुच्छेद में स्थापना और गठन का प्रावधान है? 124। कौन सा? राज्य का सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन है? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट राज्य का सबसे बड़ा दंड न्यायालय है, तो तुरंत लिख लेना है आपका हाई कोर्ट के बारे में कहीं लिख लीजिए। तो एक चार्ट बना लीजिए, बनाएंगे तो हाई कोर्ट के बारे में आपका 4-5 जो नियम पूछा जाता है यूपीएससी से तमाम एक जगह एकत्र करते रहिए, सबसे अच्छा रहेगा। आपका एक जगह एकत्र रहेगा तो धारा भी 4-5 तैयार होगी और गलत का चांस नहीं रहेगा। हाई कोर्ट सबसे बड़ा राज्य का दंड न्यायालय है, तो इसकी स्थापना CRPC नहीं करती बल्कि हमारा संविधान करता है। तो तुरंत अनुच्छेद याद रखिए, 214, 215, 216। देखिए 3 अनुच्छेद फिर याद रखिए संविधान के। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 215। और उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन 216। तो बताइए क्वेश्चन ये बनता है कि उच्च न्यायालय की स्थापना या गठन किस अनुच्छेद के तहत? 14, 200 की 15 की 216 पूछा गया 216। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 114। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान से गवर्न होते हैं, आपका इनकी स्थापना CRPC के तहत नहीं होती, याद रखिए। इसलिए आपका दंड न्यायालय है ये, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनका उल्लेख आपका कह सकते हैं कि धारा 6 में नहीं किया गया। 4 प्रकार का है कि और भी दंड न्यायालय, लेकिन उल्लेख उनका क्यों नहीं है अब ये बताया जाएगा आगे। अगला नियम देखिए भाई, अब उत्तराखंड ने ये बनाया कि जिले में सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन होता है? तो कोर्ट ऑफ सेशन। कौन होता है? सत्र न्यायालय। याद रखिए आपका 3 स्तर पर बता दिया गया। कोर्ट ऑफ अगला CRPC के तहत गठित सबसे बड़ा दंड न्यायालय, तो दिमाग स्थिर करके करिएगा। अगर CRPC के तहत गठित पूछे तो CRPC कोर्ट ऑफ सेशन को गठित करती है, न कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो CRPC के तहत गठित सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन होगा? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं। क्या मानना है? कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय। लेकिन ऐसे पूछ ले, यही गलत होता है कि भारत का सबसे बड़ा दंड न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, राज्य का सबसे बड़ा दंड न्यायालय हाई कोर्ट, लेकिन आपका जिले का सबसे बड़ा दंड न्यायालय सत्र न्यायालय। लेकिन CRPC के तहत गठित सबसे बड़ा न्यायालय तो भाई सत्र न्यायालय। अगला देखिए हाई कोर्ट के बारे में, यही सारे नियम बना लिया जाए। हाई कोर्ट की स्थापना होती है संविधान के अनुच्छेद 200। अब हाई कोर्ट आपका दंड न्यायालय है और राज्य का सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आइए दंड कैसे देगा? जब ये क्या करेगा? विचारण करेगा। तो दंड आपका कितना दे सकता है? 2 बातें कम से कम रखनी है। हालांकि दंड ये कितना हाई कोर्ट दे सकता है, और दंड मनमाना नहीं देगा बल्कि विचारण करके देगा। और UPJ में यही क्वेश्चन आया था, अच्छे से इसको अलग से लिख लीजिए चाहते हैं तो। उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय होगा, ये 414 बताते हैं।
ये 26 बताते हैं। 26, 474 और आपका धारा 28, 3 धारा एक साथ पढ़ने। लिखिए उसको तो। उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय होगा। एक करके लिखिए, नोट में है, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिखवा रहा है। उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय होगा। ये सेक्शन पूछे तो उसको लिख लीजिए 26। भाई हो सकता है नोट में कुछ कम हो तो उसको लिख लिया करिए, पढ़ कर आइए। 26। अब अगला क्वेश्चन आया, उच्च न्यायालय कितना दंड दे सकता है? ये किस धारा में? तो धारा 28 लिखिए। हाई कोर्ट कितना दंड दे सकता है? ये धारा 28 में बताया गया है, 28 में। अब यही 3-4 और कोरिलेशन का फायदा यही है कि भले सीआरपीसी पूरी ना हो, कोरिलेट करके समाप्त हो जाए। तो आपका कितना दंड दे सकता है उच्च न्यायालय? तो बस एक लाइन लिखिए, विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश। कल विहित बताया गया था, कहाँ परिभाषित है? सीआरपीसी में। 2T सीपीसी में 216। विहित मतलब क्या? नियमों द्वारा। लिखिए भाई, विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश, विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आ जाना है, क्या उच्च न्यायालय मृत्यु दंड दे सकता है? निश्चित रूप से दे सकता है। फिर भरमाने वाला क्वेश्चन कि अगर उच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है तो क्या इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा होनी आवश्यक है कि नहीं? तो आवश्यक नहीं, याद रखिए, मृत्यु आवश्यक नहीं है। फिर आपका अगला यूपीजे का क्वेश्चन देखिए भाई, उच्च न्यायालय के विचारण की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? तो आपका 474 लिखिए। ये यूपीजे का मॉडल है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लिखिए, उच्च न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 474 474 में दी गई है। 474। फिर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि उच्च न्यायालय विचारण में कौन सी प्रक्रिया अपनाता है? तो जो सत्र न्यायालय या कोर्ट ऑफ सेशन अपनाता है वही प्रक्रिया हाई कोर्ट भी क्या करेगा? विचारण करेगा तो अपनाएगा। लिखिए एक लाइन, इसी धारा में कहा गया है 474 में, अलग धारा नहीं चेंज करना है। उच्च न्यायालय विचारण में वह प्रक्रिया अपनाता है, उच्च न्यायालय विचारण में वह प्रक्रिया अपनाता है जो सत्र न्यायालय अपनाता है, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन वाली प्रक्रिया कौन अपनाएगा? उच्च न्यायालय। लिखिए, कोर्ट ऑफ सेशन वाली प्रक्रिया। इसके बाद आप आइए, जो इसके बाद आपका पढ़ना है धारा 6 भाई पढ़ना है। धारा 6 में 4 प्रकार के दंड न्यायालय हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका मॉडल, निम्नलिखित में से धारा 6 के तहत कौन दंड न्यायालय नहीं है? तो चारों रट कर जाइए, एमपी का मॉडल है। तो बताइए, सत्र न्यायालय दंड न्यायालय है कि नहीं? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट है कि नहीं? अब देखिए कहाँ से गलती आपकी हो, गलती उसको सुधारिए। यही लोग गलत कर जाते हैं जो थोड़ा कम पढ़े रहते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, निम्नलिखित में से कौन दंड न्यायालय धारा 6 के तहत नहीं है? तो अपना दिमाग एक्स्ट्रा ना लगाइएगा। जो बेयर एक्ट में 4 नाम दिए गए हैं उसके बाहर जब भी नाम जाए तो ये मानकर चलिए कि वह धारा 6 के तहत दंड न्यायालय नहीं है। भले दंड दे सकता है
लेकिन धारा 6 में वह दंड न्यायालय नहीं। तो मॉडल ये बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय धारा 6 के तहत दंड न्यायालय के वर्ग में शामिल नहीं है। दे दिया सत्र न्यायालय, दूसरा दे दिया सीजीएम यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कौन दंड न्यायालय में शामिल नहीं है बताइए। हाँ, अब कई लोग जो नए लोग हैं वही गलती करेंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया है यही तो न्यायपालिका से बाहर है। नहीं, ये दिमाग में नहीं रखना है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय में लास्ट में दिया गया है। दूसरा मॉडल बनता है कि कौन दंड न्यायालय है। तो सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपर्युक्त सभी। तो क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। यानी कि ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी। इस लिस्ट से जो भी बाहर जाए, चाहे भले वह दंड न्यायालय हो, सजा देता हो, लेकिन आप दिमाग स्थिर करके क्वेश्चन करिएगा कि सीआरपीसी की धारा 6 के लिए उसे दंड न्यायालय से क्या कर दीजिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय में क्या है शामिल। यदि कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा लोग गलत करके आते हैं, सतर्क रहना है। धारा 7 प्रादेशिक अधिकार था, ये नहीं देखनी है। धारा 8 एक लाइन बनता है केवल क्वेश्चन, और वो भी कोरिलेट करके केवल सत्र न्यायालय पर यही बता दिया था। क्योंकि यहाँ से भी एक सेकंड भाई, एक लाइन और कोरिलेट कर लिया जाए, लिख लीजिए तो अलग से कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में, ताकि जो भी क्वेश्चन आए यही 7-8 धाराएं निपट जाए। लिखिए सत्र न्यायालय के बारे में, लिखिए भाई सत्र न्यायालय के बारे में आपका धारा 6, धारा 9, धारा 26, धारा 28 और धारा 199 का क्लाज 2 की धारा 344 कितना लिखिए पेपर, और फिर आपका 367 367 से लेकर 372 एक साथ पहले लिखवा दिया जाए ताकि यहाँ भी 5-6 धाराएं आपका अच्छे से कवर हो जाए। एक एक करके समझते रहे, मैं इसके बाद लिखवाते रह रहा हूँ क्योंकि समझना भी है और अलग से कुछ बातें क्या करनी है। भले नोट्स मिला हो, आप ये ना समझिए कि नोट पढ़कर बेड़ा पार हो जाएगा। नोट्स के अलावा भी अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीआरपीसी में संविधान में बना देता है भाई हालत खराब हो जाएगी। इतना आसान नहीं है। देखिए आप खुद देख रहे हैं, लाख लोग इंटरव्यू दिए हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, सभी लोग बैठे हैं भाई, लेकिन एक जो टेक्निकल पॉइंट है वही आपको बता। आसान तो सभी कर ले जाएंगे, रटा रटाया आ जाएगा, कौन नहीं कर लेगा। आसान क्वेश्चन की परवाह न करिए, आसान सब लोग कर ले जाएंगे, आप भी कर ले जाएंगे। वहीं जो 2-4 टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं वही आपको अन्य लोगों से क्या थोड़ा करेंगे अभी, और इसीलिए इतना मेहनत आप भी कर रहे हैं, हम भी, ताकि भाई किसी का भी बिहार एपीओ में इस बार फ्री न हो। इतना सीटें हैं और मेरिट भी कुछ कम जाएगी, इसमें शक नहीं है, लेकिन आप अपनी तैयारी में आपका सीट ज़्यादा है तो तैयारी में कमी नहीं। यानी कि जैसे कि आपका ये है कि पप्पू सोया रहा कि अब तो मोदी जी के विरोध में पूरा देश है, हाय मोदी मैं तो ऐसे ही जीत जाऊंगा। देखिए हार गया कि नहीं। तो ये ना समझिए कि पूरा देश सोया हुआ है। कई लड़के गुप्त रूप से भी पढ़ रहे हैं, इसमें शक नहीं है। हजारों ऑनलाइन एडमिशन है, पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। तो भाई सतर्क रहना है। और आपका फिर बता दिया जाए, एक शब्दों पर एक बस वाक्य पर ध्यान दीजिए। लेक्चर के अलावा भले आप एक और किताब ना पढ़िए, नोट ना पढ़िए, लेकिन लेक्चर जरूर एक पर ध्यान दीजिए। आइए सबसे पहले धारा 6 पर चला जाए कि कोर्ट ऑफ सेशन पूछा गया था उत्तराखंड में कि सत्र न्यायालय
आपका मैंने जिले में सबसे बड़ा न्यायालय दंड न्यायालय कौन है? तो आपका धारा 6 किसको बताती है? आपका कोर्ट ऑफिस स्पष्ट बताती है। और उत्तराखंड में आया भी था, ये मैं लिखवा चुका हूँ। इसके बाद धारा 9 भी पूछा गया था और एमपी में कि कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय की स्थापना कौन करती है? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं, तो राज्य सरकार। लेकिन इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय करता है। लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, धारा 9 लिखिए। सत्र न्यायालय की स्थापना की धारा में, ऐसे एमपी ने बनाया है। तो सत्र न्यायालय की स्थापना धारा 9 में, तीन बात लिखिए धारा 9 से। सत्र न्यायालय की स्थापना धारा 9, एक लाइन और इसमें लिखिए। इसकी स्थापना राज्य सरकार करती है। इसकी स्थापना राज्य सरकार करती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर आपका इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय करता है। इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय करता है। एक केस भी इस पर आता है, असम राज्य बनाम रंग मोहम्मद। लिख लीजिए भाई इसी में, असम राज्य वर्सेज रंग मोहम्मद। असम राज्य वर्सेज रंग मोहम्मद। लिखिए एक लाइन। सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की प्रारंभिक नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। प्रारंभिक मैं लिखवा रहा हूँ। सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की प्रारंभिक नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और उसके बाद पूरा पावर हाई कोर्ट ले लेता है। लेकिन प्रारंभिक नियुक्ति कौन करते हैं? ये सही बात है, गवर्नर। देखिए सीआरपीसी चलेगी भाई, संविधान सोमवार को चलेगा, बता दिया जाए। 15 मिनट बाद आपका सीआरपीसी चलेगी। संविधान तैयार नहीं हो पाया है और बिना वजह से तो आदमी पढ़ाई दे जाए, लेकिन तैयार करके आएगा तो थोड़ा क्या करेगा, 2-4 टेक्निकल कोर्स। संविधान अब ज्यादा बचा भी नहीं आपका। 15 तारीख से मैं बता दूं या 16 तारीख से एविडेंस लगेगा। 15 या 16 से 3-4 दिन में निपट जाएगा संविधान, ज्यादा बचा नहीं, बहुत लंबा चला था। बचेगा तो 1-2 दिन लास्ट में एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। 1-2 चैप्टर बचा है, 2-3 चैप्टर, बहुत ज्यादा बचा है। तो आपका 15 आप बता देंगे, 16 से एविडेंस लगेगा ताकि 15 दिन एविडेंस भी पढ़ा। 15 मिनट बाद अभी क्लास चलेगा भाई सीआरपीसी का। याद बच्चे कहाँ नेतागिरी कर रहे हैं? नेतागिरी हाई कोर्ट में करिएगा भाई। और 7 फरवरी से बाद नेतागिरी का मौका मिलेगा। भाई आपका हाई कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में चल रहा था और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। सब आपका एक जगह मैं एकत्र करवा दे रहा हूँ, उसके बाद एक और लिस्ट मैं बनवा दूंगा। आपका दंड की मात्रा कौन कितनी सजा दे सकता है, एक मॉडल ये बनता है। तो उसको शॉर्टकट में आज बता दूंगा वो भी, क्योंकि अब सेक्शन आने वाले वो भी। देखिए धारा 6 में आपका याद रखना है कि अभी उत्तराखंड बना भी था, मैं बताया भी था कि कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय सबसे बड़ा सीआरपीसी के तहत गठित न्यायालय है, क्रिमिनल कोर्ट। और इसकी स्थापना की धारा के तहत होती है। ये भी क्वेश्चन बना, सेक्शन रखिए 9 के तहत स्थापना कौन करती है, राज्य सरकार। और जजों की नियुक्ति इसमें कौन करती है, हाई कोर्ट करता है।
और एक केस याद रखना है, असमराज्य वर्सेज रंग महल की प्रारंभिक नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और उसके बाद पूरा नियंत्रण कौन संभाल लेता है? तो उच्च न्यायालय। इसके बाद तुरंत आपका संविधान का अनुच्छेद भी कोरिलेट करना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 238 में, 234 में, 235 में, 236 में। तो 235 में जिला न्यायाधीश, 234 में जिला न्यायाधीश से भिन्न, 235 में दोनों पर हाई कोर्ट कंट्रोल करेगा। और बिहार जेल ने बना दिया 236, यानी कि परिभाषा से कौन बनाया था? तो सतर्क रहना इधर भी। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? उसको क्रम बना 233, 233 लिखे गए। संविधान का अनुच्छेद भी ऐड करना है, यानी कि यूपी से भी तगड़ा क्वेश्चन इस समय बिहार बनाना शुरू किया। यूपी में भी इतना आंसर से कहीं पूछा नहीं गया जितना बिहार जे में पूछा। तो 233 आर्टिकल के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ना मार दीजिएगा। निचले न्यायालयों में किसकी नियुक्ति? निचले न्यायालय में किसकी नियुक्ति? मजिस्ट्रेट नहीं, न्यायाधीश। और यही आपका मजिस्ट्रेट पूछे तो एक अनुच्छेद आगे बढ़ जाना है, 234। सतर्क रहिए, जेल में भी आ चुका है जो लोग जेल देने वाले हैं। अब आइए धारा 26 से क्वेश्चन बनता है। 34 पीसीए वालों की नियुक्ति होती है मजिस्ट्रेट की। डिटेल में कर लीजिएगा और दोनों पर कंट्रोल 235 और परिभाषा या निर्वचन 236 बिहार बनाया। देखिए आगे भाई आपका चला जाए। धारा 26 अब देखना है और धारा 26 ये बताती है कि आईपीसी के तहत जितने अपराधों का उल्लेख किया गया है, आईपीसी क्वेश्चन ये बन सकता है भाई, आईपीसी के तहत जितने अपराधों का उल्लेख किया गया है उन सभी अपराधों का ट्रायल यानी कि विचारण करने की क्षमता कोर्ट ऑफ सेशन को प्राप्त है। इसमें कोई शक नहीं है, चाहे उसका नाम प्रथम अनुसूची के लिस्ट में हो या न हो। तो अगला क्वेश्चन कंसेप्चुअल ये बन सकता है कि सत्र न्यायालय आईपीसी के तहत किन अपराधों का विचारण कर सकता है। तो एक लाइन बस याद रखिएगा, सभी अपराध। एक लाइन लिखिए, धारा 26 में ये चल रहा है। कौन सी धारा चल रही है? 26 लिखिए। सत्र न्यायालय आईपीसी के तहत सभी अपराधों का, सेक्शन वाइज लिखिएगा, सत्र न्यायालय आईपीसी के तहत दिए गए सभी अपराधों का विचारण कर सकता है। ये ना देखिएगा कि प्रथम अनुसूची में नाम ही नहीं है, आगे अभी बताया जाएगा 26 आगे। इसके बाद आपका धारा 28 पूछी जाती है कि सत्र न्यायालय कितनी सजा दे सकता है। तो लिखिए भाई, धारा 28 सत्र न्यायालय कितनी सजा दे सकता है। तो बस एक लाइन, विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश। लिखिए सेक्शन 28, सत्र न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है, यानी कि कानून द्वारा निर्धारित। मृत्यु दंड दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। इसी लाइन में लिखिए, यदि मृत्यु दंड देता है तो उसकी पूर्ति उच्च न्यायालय द्वारा होनी आवश्यक है। एक लाइन बढ़ा लीजिए इसी में, यदि मृत्यु दंड देता है
तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी आवश्यक है। यदि मृत्युदंड देता है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी आवश्यक है। अब तुरंत आपका 4-5 धाराएं आगे नहीं बताया जाएगा, यही समाप्त कर दिया जाए पुष्टि वाला। यही सबसे अच्छा तरीका है। आपका घर पे भी पढ़िए तो कोरिलेट करके पढ़िए। इससे फायदा ये होगा कम समय में आप क्या करेंगे, ज्यादा अचीव। तो पुष्टि के लिए आपका सेक्शन वाइज लिख लीजिए 366, 367, 368, 369, 370 और 371, यानी कि 3-3-6 धाराएं और 6 न याद रहे तो आपका इसमें से कम 3 धाराएं जरूर याद रखिएगा। 366, 304 धाराएं, यानी कि आप चाहते हैं कि हम कुछ बातें छोड़ दें तो भाई 6 धारा में 2 धारा छोड़ सकते हैं। और आपका 4 धारा लेकिन हमें पूछा गया है कंपटीशन में, यानी कि अब तक जो रिपीट किया है वह 4 सेक्शन किया है। लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन आपका पढ़ने से एक नुकसान ये रहता है कि अगर नया क्वेश्चन बन जाए तब क्या करेंगे। भाई रिपीटेड भी तैयार रखिए और कुछ उसी के साथ क्या रखे ना, इसको लिखिए भाई 366 एक लिख लीजिए। मृत्युदंड की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। लिखना एक लाइन है, समझाना 2-2 लाइन है। देखिए आपका क्या लीजिए 366, ये उत्तराखंड में बना है कि मृत्युदंड की पुष्टि के लिए सत्र न्यायालय इस धारा के तहत उस मैटर को हाई कोर्ट को प्रेषित करता है या हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है। गलत ना हो। कौन सी धारा? 366, ये उत्तराखंड बना चुका है। तो प्रस्तुत किया जाना। फिर आपका 367 में भी बना, लिखिए धारा 367, ये भी क्वेश्चन बना है उत्तराखंड में। उच्च न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। उच्च न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या लिए जाने का निर्देश दे सकता है, या लिए जाने का निर्देश दे सकता है। इसको लिख लीजिए तो एक लाइन समझा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च न्यायालय को लगता है कि कोर्ट ऑफ सेशन ने एविडेंस कुछ कम लिया है तो स्वतः उच्च न्यायालय और साक्ष्य की मांग कर सकता है अभियोजन से, या उच्च न्यायालय काम और कर सकता है कि कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्शन दे दे कि और साक्ष्य लीजिए और हमारे पास क्या करिए भी, दोनों कर सकता है। इधर में तो 3736 है। अब यही आपका 368 अच्छे से पढ़ना है। लिखिए यही आपका ज्यादा पूछा गया है। लिखिए मृत्युदंडादेश की पुष्टि या खंडन, दोनों लिखिएगा। मृत्युदंडादेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि या खंडन, दोनों शब्द लिखिएगा, पुष्टि और खंडन। क्वेश्चन का मॉडल फिर देखिए, आगे बताया नहीं जाएगा, यही समाप्त हो गई धारा। ये आपका यही डिटेल में बता दिया जा रहा है। फिर मैं बता दूं उच्च न्यायालय किस धारा के तहत मृत्युदंडादेश की पुष्टि करता है, तो 368 वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किस धारा के तहत मृत्युदंड को अपात्र कर सकता है, उलट सकता है, खंडित कर सकता है, इसे खंडन कहा जाता है। कौन सी धारा? 368। किस धारा के तहत मृत्युदंड के जगह पर आजीवन कारावास या अन्य दंड दे सकता है जो उस धारा में या उस अपराध के लिए है। 368।
और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है, उच्च न्यायालय रिमांड की धारा में भेज सकता है। तो 368 रिमांड मतलब कि प्रतिप्रेषण। प्रतिप्रेषण का मतलब ये हुआ कि उच्च न्यायालय मृत्यु दंड के निर्णय को रद्द कर दे और कोर्ट ऑफ सेशन को मामला भेज दे और कहे कि फिर से आप इसका ट्रायल करिए। तो अगर वापस फिर से मामला कोर्ट ऑफ सेशन के यहाँ भेजा जाता है कि नए सिरे से आप क्या करिए, विचारण करिए, तो इसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं, प्रतिप्रेषण या रिमांड। और आपका बिहार जेल में पिछली बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि रिमांड कहाँ कहाँ है, तो आपका जहाँ जहाँ रिमांड है उसको एक जगह अलग से मैं भी लिखवा दे रहा हूँ, पहले धारा पूरा हो जाए तब, ताकि आपका जहाँ प्रतिप्रेषण आए गलत न हो। प्रतिप्रेषण मतलब क्या, रिमांड यानी कि पुनः क्या करना, वापस भेजना, पहले काम कंप्लीट हो जाए तब। इसके बाद 369 से भी क्वेश्चन आता है, अगर किसी उच्च न्यायालय में एक से अधिक जज हैं तो कम से कम 2 जजों द्वारा मृत्यु दंडादेश की, माने नए दंडादेश या मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की जाएगी। तो मृत्यु दंड के मामले में, पुष्टि के मामले में कम से कम कितने जज मिलकर सुनवाई करेंगे, 2। लेकिन ये कब, जब उस उच्च न्यायालय में एक से क्या हो, अधिक जज। तो कौन सी धारा है आपका 369, एक लाइन लिखिए, मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के मामले में कम से कम 2 जजों द्वारा सुनवाई। शॉर्टकट में लिखिए, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कम से कम कितने जजों द्वारा हाई कोर्ट के सुनवाई, 2। आप सबके लिए जब भेजा गया जो मामला, चाहे पुष्टि या खंडन या दंड या उलटने, सबके लिए बताया जा रहा है। इसके बाद जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह आपका 370 से पूछा जा सकता है और इसी पर केस आर बनाम गोविंदा का सेट होगा। तो लेकिन पहले 370 बना लिया जाए। 370 में आपका पहला क्वेश्चन रेफरी का सिद्धांत, आजकल ये भी पूछा जा रहा है कि रेफरी या निर्णायक, पहले लिख लीजिए भाई 370 एक्स्ट्रा लिखवा जाए, तो पहले 370 लिखे, रेफरी ना लिखे, क्योंकि रेफरी अभी कोरिलेट करना पड़ेगा। 370 पहले लिख लीजिए। यदि जजों में मतभेद हो जाए तब प्रक्रिया, यदि जजों में मतभेद हो जाए तब प्रक्रिया। अब यह मतभेद कराएंगे और आपका एक केस भी बताएंगे जो आईपीसी में पूछा भी जाता है। इसी को आपका पहले लिख लीजिए, तब मतभेद कराया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आपका नया मॉडल में बन सकता है कि सीआरपीसी की धारा में रेफरी का सिद्धांत समाहित है। ये क्वेश्चन आ सकता है, उसको लिखिए। 370 चल रही है धारा, इस धारा में रेफरी, हिंदी में लिखना है तो निर्णायक, इस धारा में रेफरी या एम्पायर या निर्णायक का सिद्धांत समाहित है। शॉर्टकट में लिखिए रेफरी। अब और कौन सी धारा में रेफरी का सिद्धांत समाहित है, तो 392 आगे लिखिए। सीआरपीसी की धारा 392 में भी बाई चांस रहता है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, 3 एक जगह लिखवा रहा हूँ। सीआरपीसी की धारा 392 392 में भी रेफरी का सिद्धांत समाहित है। 392। इसके बाद आपका साक्ष्य अधिनियम में पूछा जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा में या कौन सी धारा रेफरी के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये तो पुराने लोग रटे होंगे, भले सीआरपीसी में कब जानते होंगे। 20 लिखिए भाई, साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 में 20
साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 में रेफरी का सिद्धांत समाहित है। देखिए रिमांड आगे लगे भाई बताया जाएगा, आपका आगे आने दीजिए तब, क्योंकि आगे कोर्ट भी बढ़ेगा, ये भी देखना है। तो आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 आपका महानगर क्षेत्र पूछा जाता है। तो जब भी धारा 8 पढ़िए तो धारा 2K/8 उसको अलग से देखिए नोट में। धारा 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र को परिभाषित किया गया। इस महानगर क्षेत्र कौन माना जाएगा? तो जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो और राज्य सरकार ने उसे महानगर क्षेत्र क्या किया हो, घोषित। बस लिखना नहीं है, याद करना है। और महानगर क्षेत्र आबादी 10 लाख से क्या हो, अधिक। आप केवल आबादी से नहीं बल्कि और राज्य सरकार ने उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या किया हो। 4 शहर ऐसे हैं जिन्हें CRPC पहले से ही मेट्रोपॉलिटन एरिया, देखिए अंग्रेजों के जमाने में ये प्रेसिडेंसी नगर कहे जाते थे। फिर एक बार बता दिया जाए, अंग्रेजों ने इसका नाम दिया था प्रेसिडेंसी नगर, लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो इसे प्रेसिडेंसी नगर न करके क्या नाम दिया जाने लगा, महानगर क्षेत्र। तो 4 शहर ऐसे हैं जिसे महानगर क्षेत्र पहले से ही हमारी CRPC मान कर चलती है। कौन कौन? तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, अहमदाबाद। 4 शहर हैं, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और कौन सा, अहमदाबाद। एक ही आपका नया है, 3 तो पहले से अंग्रेजों के जमाने से ही है। अहमदाबाद को भी मानती है। फिर आपका ये महानगर क्षेत्र में मजिस्ट्रेटों के नाम अलग होते हैं और तुरंत आपका पढ़ लेना है ताकि आगे ना पढ़ाना पड़े। लिखिए भाई, लिखेंगे तो लिख सकता है। महानगर क्षेत्र के मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश नहीं, ये कौन लिखवाया जा रहा है? तो महानगर क्षेत्र में कौन कौन मजिस्ट्रेट होते हैं न्यायिक, उनको देखना भाई। 3 आप याद करिएगा, 3 का 4 पढ़िएगा, 4 एंगल बना लेना है और यानी इनकी दंड की मात्रा भी लिख लेनी है। पहला आपका मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। ये पहले हो गए, मजिस्ट्रेटों के पास होते हैं। इसी में लिख लेना है इनको जो सजा देने की शक्ति है, अधिकतम ये कितनी सजा दे सकते हैं, 7 वर्ष तक का कारावास। पिछली बार यूपीजे में आया था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगे हम बताएंगे जिले में, लेकिन ये आया था। इसलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं CMM, इंग्लिश में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, हिंदी में क्या कहेंगे, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। ये महानगर में सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट है। कितनी सजा अधिकतम दे सकता है, 7 वर्ष और जुर्माना असीम। इसके बाद आता है आपका अपर या अतिरिक्त, एडिशनल कहा जाता है, अपर या अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट। अपर या अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट, इनको भी दंड देने की क्षमता कितनी है, 7 वर्ष। पैरल होते हैं 7 अपर या अतिरिक्त। इसके बाद आपका आता है महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इनको जो दंड देने की क्षमता है, यह अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का क्या, जुर्माना। ये पूछ सकता है भाई आपका महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये भी न्यायिक मजिस्ट्रेट है, असीमित है।
देखिए आपका महानगर मजिस्ट्रेट को जो पावर है 3 वर्ष तक का कारावास का दंड देने का अधिकतम और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। एक और आपका होता है और एक और वाला लिख लेना है धारा 18 आगे बताया जाएगा। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट तभी आते हैं हम उस पर, अभी ना लिखते एक साथ वो अलग से मॉडल बनाना। तो ये जरूर याद रखिएगा आपका ये किस क्षेत्र में होंगे, जिले में कि महानगर में। और यूपीजे में ऐसा कोचर बना था, बिहार बन सकता है ऐसा मॉडल में। अगला देखिए भाई आपका आगे बढ़ा जाए। इसके बाद धारा 9, 10 आपका एक और कोचर देखना है कि जो अपर होगा वह ऊपर वाले के सबॉर्डिनेट नहीं होगा। यानी कि जो ये अपर मुख्य अपर देखिए तो मुख्य लिखा है एक बार देखिए तो धारा आपका अपर मुख्य जोड़ लीजिएगा भाई, ये शब्द छूट गया है यहाँ, आप जोड़ लीजिए एक बार। अपर या अतिरिक्त एडिशनल इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ मुख्य जोड़ लीजिएगा, वो छूट गया था लिखते समय। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। आप एक लाइन और कंसेप्ट बना लीजिए, जो ये अपर या अतिरिक्त जहाँ भी आएंगे ये ऊपर वाले के अधीनस्थ नहीं होंगे। यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ कॉमन नहीं है, दे देगा आपका अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट दोनों इनमें से कोई नहीं, तो कॉमन अधीनस्थ नहीं है तो ऊपर वाले का सबॉर्डिनेट जहाँ भी अतिरिक्त रहे वो अधीनस्थ नहीं होता। यानी कि इसके ये सबॉर्डिनेट नहीं है, याद रखिए आगे बताया जाएगा। इसके बाद आपका माने न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय गठित होते हैं और जिले में होते हैं तो तुरंत न्यायिक मजिस्ट्रेट भी बता दिया जाए। लेकिन आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट जो जिले में होते हैं सेक्शन इधर से कम पूछा जाता है, बस रिट और दंड पूछा जाता है। तो महानगर से भिन्न क्षेत्रों में जो मजिस्ट्रेट होते हैं अब उनका नाम हम दिखा रहे हैं। पहला होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौन? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौन होता है? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और अंतिम आपका सेकंड क्लास यानी कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये लिस्ट आगे आपका मिलेगा की मात्रा में आपका 29 में भी, लेकिन यही आप जान लीजिए कि ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये आपका कहाँ होते हैं? महानगर से भिन्न जो क्षेत्र यानी कि जिले हैं लेकिन महानगर क्षेत्र नहीं। इसको 29 में हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन नाम जानते रहिए। इसके बाद आपका 3 धाराएं इधर और पूछी जाती है, 13, 18 और 21। ये याद रखिए, लिखिए भाई 13, 18 और 21 याद रखिएगा। 3 धाराएं इधर और याद रखना है, एक साथ याद रखिएगा। धारा 13, धारा 18 और धारा 21। पहले हेडिंग डाल लीजिए, ज्यादातर हेडिंग ही पूछी गई। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंग्लिश में कहते हैं। सेक्शन भाई याद करके जाइएगा, सेक्शन पूछा गया है 1-2 बार। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की धारा में तो 13 की धारा में 13। फिर आपका पूछ सकता है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की धारा में तो आपका 18 लिख लीजिए। अभी अब और बताते हैं हम अब क्या टेक्निकल। 18 याद रखना है। फिर आपका याद रखना है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे दे तो धारा 21
यानी कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे तो कौन सी धारा मारेंगे? 21। तीनों पहले तो सेक्शन याद रखना है। दूसरा नियम देखिए, इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। इनकी भी नियुक्ति कितने वर्ष? 1 वर्ष। और इनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं। ये दूसरा पॉइंट आपको पैरल चलना है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को अधिकतम 1 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। ये भी याद रखना है। कितने साल के लिए? 1 साल। और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितने दिन के लिए? ये कहीं समय नहीं है। तो आप एक लाइन लिखना चाहें तो धारा 13 से शुरू करिए। आपका धारा 13 से भाई बताया जाए। धारा 13 में लिखिएगा, एक सोचा लाइन लिख लीजिए केवल, मुख्य चीजें जो आता है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जा सकती है, अधिकतम 1 वर्ष। अंडरलाइन कर लीजिएगा। अधिकतम कितना दिन के लिए? 1 साल। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो राज्य सरकार के परामर्श से उच्च न्यायालय द्वारा, बस यही मारिएगा। राज्य सरकार के रिकमेंडेशन पर कौन करता है? हाई कोर्ट। लिखिए, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार की सिफारिश पर उच्च न्यायालय करता है। किन सरकार में? राज्य सरकार। एक आप लिख करके जोड़ लीजिए, केंद्रीय सरकार में राज्य सरकार या केंद्र सरकार, आप लिख कर उसको जोड़ लीजिए। तो शनिवार को थोड़ा सुस्ती रहती है, ज्यादा दिमाग भी कम काम करता है, थोड़ा थकान के कारण और निश्चित तौर पे गलतियां हो ही जाती है। यानी कि सेक्शन आज भले याद आ रहा हो लेकिन याद ही नहीं आता। ये भी एक समस्या हमारे साथ भाई। इसीलिए रविवार को कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लगाया नहीं जाता। एक दिन कम से कम क्या दिमाग को आराम चाहिए, ताकि मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। तो फिर एक उदाहरण आ गया, मेमोरी रिफ्रेश एविडेंस इसकी धारा 15 तो उदाहरण का मतलब ये हुआ कि एक धारा क्या करना है? तैयार कर लेना। देखिए आगे आपका, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सिफारिश पर या रिकमेंडेशन पर उच्च न्यायालय करता है। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि ये आपका जो स्पेशल मामले देखते हैं। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ये जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है, इनको किसका पावर दिया जा सकता है या इनको कितना पावर होता है? ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो पहला मॉडल बनेगा कि उच्च न्यायालय शक्ति दे सकता है, या तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियाँ या कुछ शक्तियाँ। यानी कि कहाँ तक के लोगों को इन्हें पावर हाई कोर्ट दे सकता है? तो 1st क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक के। और 1st क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आखिर सजा देने की क्षमता कितनी है? तो 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना। तो क्वेश्चन अब ये बनता है कि आपका कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितनी सजा दे सकते हैं? तो सजा कितनी दे सकते हैं, इसको निकालने के लिए ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनको शक्ति ही कितनी दी जा सकती है। तो 1st क्लास या 2nd क्लास की या तो सभी शक्तियाँ या कुछ, तो अधिकतम कौन सी शक्ति दी जा सकती है? प्रथम वर्ग। तो अगर ये मॉडल पूछे कि कितनी सजा अधिकतम दे सकते हैं, तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना कितना? 10,000। ये मॉडल पूछे तब। दूसरा मॉडल पूछता है कि किसकी शक्ति दी जा सकती है? प्रथम वर्ग की, द्वितीय वर्ग की, दोनों की। याद रखिए किसकी शक्ति। अब अंतिम यहाँ सोचा कि किसको विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है।
तो जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सेवा में है या रहा मतलब क्या हुआ, अब रिटायर हो गया हो, पहले था। यानी कि अगर सरकार चाहे तो किसी चपरासी को या सरकारी बाबू को, क्लर्क को भी या मास्टर साहब को भी आपका कह सकते हैं कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट से बनवा सकती है। लेकिन ये किसके ऊपर है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। सेम नियम आपका धारा 18 में लागू होगा और धारा 18 में जो है बस ये सेम नियम लागू होगा। बस एक अंतर है कि इनकी जो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट है इनकी नियुक्ति कहाँ की जाएगी, महानगर में। और नियुक्ति और समय में कोई अंतर नहीं है। बस एक अंतर याद रखिए कि इन्हें किसका पावर हाई कोर्ट दे सकता है, तो महानगर क्षेत्र में प्रथम द्वितीय नहीं थे, अभी हमने लिस्ट बनाया। महानगर में आपका एक मजिस्ट्रेट था जो प्रथम द्वितीय दोनों को कवर करता था, महानगर मजिस्ट्रेट। तो किसकी पावर दिया जा सकता है इन्हें, महानगर मजिस्ट्रेट। तो अधिकतम कितना दंड दे सकते हैं, 3 साल। ये धारा 18 और नियमों में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए नहीं बताया जाएगा। और लास्ट में 21 देखा जाए, धारा 21 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है और समय का कोई उल्लेख नहीं। किसी भी सरकारी कर्मचारी, जैसे कि कुंभ आ गया है तो आप देखे होंगे कि गाड़ी पर लिखा हुआ सेक्टर मजिस्ट्रेट, कहीं मास्टर साहब, कहीं तहसीलदार, कहीं कानून को अपना गाड़ी पर क्या लिखे हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, और दौड़ रहे हैं। आपका इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने या किसी की धारा का सहारा लिया, 21 का और 21 का सहारा लेकर किसी सरकारी कर्मचारी को कार्यपालक, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कर सकती है, बना सकती है। और अगला क्लास आपका सोमवार को चलेगा। धीरे धीरे आपका बोलने में भी दिक्कत आ रही है, यानी कि आपका 24-25 दिन पढ़ाना है, 25 से उसके बाद आपका CRPC में इधर किस जाएगा।